सो वेलकम एस्पिरेंट्स। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक के PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आप बिना रट्टा मारे कॉन्सेप्ट समझ सकें, और ये कॉन्सेप्ट क्विक रिवीजन होगा ताकि आपको कम समय में काफ़ी क्वेश्चंस रिवाइज करा सकें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। और ये सारे क्वेश्चंस 10 ईयर प्रीवियस ईयर बेस्ड जो भी SSC CGL MTS में आए हैं उससे लिए गए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? सो इट्स अ स्टडी ऑफ। काफ़ी लोग इसे वेल्थ भी क्लिक कर सकते हैं या मनी भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, दुर्लभता और चयन। इकोनॉमिक डील्स विथ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड चॉइस। ठीक है, बाकी ऑप्शंस सिर्फ पैसे से इकोनॉमी नहीं होता। ह्यूमन बिहेवियर लिखा हुआ है, मानव व्यवहार, ये भी इसका पार्ट नहीं होता। और मनी, वेल्थ मतलब ही मनी होता है, और ये सिर्फ एक मीडियम है, ना कि पूरी इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, so it's all about scarcity and choices and resources also. All right, चलिए move to our next question. Who is called the father of economics? Again a very common question, but lot of people get confused in that. In Karl Marx and Adam Smith में सब लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और काफ़ी लोग सही आंसर भी करते हैं। सो आंसर इसका होगा एडम स्मिथ। ऑलराइट, इन्होंने एक किताब लिखी है इस पे, द वेल्थ of Nation, very important book of Adam Smith, The Wealth of Nation. All right, कार्ल मार्क्स, इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, ये कम्युनलिज्म से रिलेटेड होते हैं। ओके, कम्युनलिज्म से रिलेटेड है ये। और बाकी ऑप्शंस हैं, केन्स, इन्होंने थ्योरी दिया था मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। ऑल राइट, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का थ्योरी दिया था इन्होंने। और रिकैर्डो, ये इन्होंने दिया था ट्रेड थ्योरी। राइट, इन्होंने दिया था ट्रेड थ्योरी। सो होपफुली सारे आंसर्स, सारे क्वेश्चंस, ऑप्शंस डिस्कस हो चुके हैं। आंसर इसका होगा एडम स्मिथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीडीपी स्टैंड्स फॉर। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सो इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ऑल राइट, और अभी आप ऑप्शंस अभी आप बताएंगे कमेंट में कि हमारा जीडीपी कितने नंबर पे है, इंडिया जीडीपी में कितने नंबर पे है। ऑल राइट, ये आप बताएंगे कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर कमेंट करेंगे तो ही आपका ये सब क्वेश्चन ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, और रिवीजन और कमेंट। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू इंडियाज जीडीपी? भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? सो वो होता है सर्विसेज का, जो कि कहते हैं सेवा। सर्विसेज सेक्टर लगभग 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में। ऑल राइट, और सर्विसेज सेक्टर में वैसे आते क्या क्या हैं? बैंकिंग आता है, आईटी आता है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, होलसेल और रिटेल दोनों, टूरिज्म आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है। ऑलराइट, सर्विसेज सेक्टर से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसलिए होता है क्योंकि आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडिया की स्ट्रेंथ है,
बैंकिंग और इंश्योरेंस और डिजिटल पेमेंट का भी फास्ट ग्रोथ है इंडिया में, अर्बनाइजेशन और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी का बढ़ना, और एग्रीकल्चर का शेयर कम होता जा रहा है और इंडस्ट्री का मॉडरेट मतलब बढ़ता जा रहा है। इस वजह से एग्रीकल्चर का शेयर अगर पूछेंगे तो वो है 15% के लगभग आसपास। इंडस्ट्री का शेयर है जीडीपी में 25 से 30%। ऑलराइट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब, और माइनिंग का तो बहुत ही कम हिस्सा है। सो यहाँ पे आंसर सर्विसेज है। इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट yet maximum asked question. इन्फ्लेशन मीन्स, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? इन्फ्लेशन बेसिकली मतलब होता है कि जनरल प्राइस का लगातार बढ़ना, मतलब चीज़ें महंगी होती हैं और पैसे की वैल्यू घट जाती है। सो दैट इज बेसिकली इन्फ्लेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो पहले 100 रुपये में 2 kg चावल आते थे, अब 100 रुपये में सिर्फ 1 kg चावल आते हैं। सो वो होता है इन्फ्लेशन। ऑलराइट, सो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। ऑलराइट, और ये भी हो सकता है, आ सकता है प्रश्न आपके मन में कि इन्फ्लेशन आखिर होता ही क्यों है? इन्फ्लेशन इसलिए होता है जब डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई कम होता है, फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है जैसे रॉ मटेरियल और वेजेस, और इस वजह से, इन सारी वजहों से इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन को एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेजर किस में किया जाता है? वो मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ऑलराइट, सीपीआई में मेजर किया जाता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें। इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसे मेजर किस लिए किया जाता है, क्यों बढ़ता है, और आरबीआई इसको बढ़ा सकती है, रेपो रेट बढ़ाकर मनी सप्लाई कंट्रोल कर ठीक है, कंट्रोल कर सकती है आरबीआई अगर मनी सप्लाई बढ़ा दे और रेपो रेट बढ़ा दे। सो होपफुली आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडेक्स मेजर्स इन्फ्लेशन इन इंडिया? देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन सा कैसे हम लोग इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है, या सूचकांक कैसे दिया जाता है इसे। सो वो करता है सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑलराइट, और ये करता है आरबीआई, मेजर करता है आरबीआई। इंडेक्स मतलब ये जो इंडेक्स होता है इसको मेजर करता है आरबीआई। ठीक है, होलसेल प्राइस नहीं, ये नहीं होता, ये भी नहीं होगा प्रोडक्शन इंडेक्स में, और ये भी नहीं होगा एचडीआई। सो आंसर इज सीपीआई। आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये प्रश्न काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो इसका आंसर होगा 1935, जो कि आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन इसका रिकमेंडेशन कौन से कमीशन ने दिया था? हिल्टन यंग कमीशन ने दिया था इसका रिकमेंडेशन, और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को बाय आरबीआई। और इसका पहले तो आरबीआई एक्ट आया था। ऑलराइट, आरबीआई एक्ट 1 साल पहले 1934 में, उसके बाद ये 1 साल बाद जाके इसकी स्थापना हुई, और पहले इसका हेड क्वार्टर था कोलकाता में। ऑलराइट, कोलकाता में आरबीआई का हेड क्वार्टर था। बाद में जाके 1937 में, ऑलराइट 1937 में इसका हेड क्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई को कंट्रीज का सेंट्रल बैंक कहते हैं, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, करेंसी इशू करता है यही, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देता है, और इसे बैंकर्स टू द बैंक भी कहते हैं। और आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, मतलब टोटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया कब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 जनवरी
1949 को ये टोटली नेशनलाइज्ड हो गया था। ऑलराइट, सो रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए कैसे घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। भारत सरकार का बैंकर कौन है? तो ये सारे ही बैंक है, लेकिन भारत सरकार का बैंक ये कौन है? सो वो है आरबीआई, जिसकी स्थापना हमने डिस्कस की 1935 में हुई थी बाय हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड की थी 1934 के एक्ट में, के आरबीआई एक्ट के मुताबिक हुई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता, फिर उसके बाद 1937 में हो गया मुंबई। ऑलराइट, और हिल्टन यंग कमीशन ने इसे कब रिकमेंड किया था? 1926 में। ठीक है, फिर जाके इसका एक्ट आया 34 में और 35 में ये बना। इसे और क्या कहते हैं? कंट्री का सेंट्रल बैंक, बैंकर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द बैंक। ऑलराइट, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, करेंसी इशू करता है। सो दीज आर ऑल द फैक्ट्स अबाउट आरबीआई। पे काफ़ी और भी फैक्ट्स हैं, ऑप्शंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि एसबीआई। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, 1955। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले चेयरमैन कौन थे इसके? जॉन मथाई थे। ऑलराइट, और अभी आप बताएंगे कि करंट इनके चेयरमैन कौन है। और एक इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके बनाया गया था, फिर उसका नाम एसबीआई रखा गया। ऑलराइट, और भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जैसे कि नबार्ड। नबार्ड क्या कहता है? नबार्ड क्या है? नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑलराइट, इसकी स्थापना हुई थी नबार्ड एक्ट के द्वारा 1981 में। ठीक है, और एस्टैब्लिश किया गया एक साल बाद 1982 में। ऑलराइट, एक्ट पूछेगा तो 1981 का एक्ट था, और एक साल बाद एस्टैब्लिश किया गया 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, और फर्स्ट चेयरमैन इसके थे बी शिवरमन। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, और इसको बी शिवरमन कमेटी ने ही रिकमेंड किया था। ठीक है, ये बेसिकली ये जो है आरबीआई के एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन नबार्ड को दिया गया है, ताकि एग्रीकल्चर के सारे फंक्शंस ये कवर करें। इनके कंट्रोल में रहता है सारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस करना ही इनका काम है, नबार्ड का। ऑलराइट, बाकी अगर आपको नबार्ड या किसी भी सेक्टर के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऑप्शंस हैं सीबी, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड 12 अप्रैल 1988, और इसको स्टैचूटरी मतलब कानूनी मान्यता मिल गई थी 1992 में। ऑलराइट, सीबी एक्ट के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, और ये बेसिकली स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, इनसाइड ट्रेडिंग को रोकता है, म्यूचुअल फंड ब्रोकर सब ब्रोकर को रेगुलेट करता है, कंपनीज के आईपीओ गाइडलाइंस बनाता है, और सीबी का पावर भी होता है, जैसे कि वो मार्केट पार्टिसिपेशन पर पेनल्टी लगा सकता है और ट्रेडिंग सस्पेंड कर सकता है, गाइडलाइंस और रेगुलेशन भी इशू कर सकता है। सो दीज आर ऑल्सो द पावर ऑफ सीबी। और अभी इसका करंट चेयरमैन कौन है? तुहिन पांडे, कांता पांडे। ऑलराइट, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट इज प्रेजेंटेड बाय, बजट कौन प्रस्तुत करता है? सो पहले तो बजट यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि आंसर में फाइनेंस मिनिस्टर होगा। ऑलराइट, फाइनेंस मिनिस्टर। और ये प्रेसिडेंट पहले इसको परमिशन देते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर इसको पेश करते हैं पार्लियामेंट में।
और इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। इसमें इनकम, एक्सपेंडिचर, डेफिशिएट और टैक्स प्रपोजल होते हैं। ऑलराइट, बजट लोकसभा में पहले प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोकसभा में पहले प्रेजेंट होता है और राज्यसभा में डिस्कशन होता है और राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे बनाती है और इसे फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं इसे। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी ऑप्शंस में दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर, ये है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऑलराइट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। आरबीआई गवर्नर इज द, आरबीआई गवर्नर का बजट में इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, सो नहीं होगा ये। फाइनेंस मिनिस्टर इज द ऑप्शन, बजट प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर। बाकी बजट के बारे में डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और बजट रिलेटेड कोई भी स्टैटिक या करंट जो भी इंपॉर्टेंट चल रहा है वो सारे आपको मिल जाएंगे। ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। बाकी अब डिटेल वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल में जाके देखना होगा। जीएसटी इज अ, जीएसटी क्या है? पहले तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है जीएसटी और इसे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हमारे क्वेश्चन में था, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। टैक्स ऑन टैक्स को ख़त्म करने के लिए वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में कब? 1 जुलाई, जो जीएसटी डे भी होता है, 2017 को, ठीक है। इसका रेट होता है 5%, 12%, 18% एंड 28%। सो 4 रेट्स होते हैं। बाकी जीएसटी के बारे में भी सारे इम्पोर्टेंट और भी स्टैटिक और भी डिटेल्ड में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट जीएसटी के बारे में क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें एमसीक्यूज भी हैं और सारे रिलेटेड फैक्ट्स भी हैं जीएसटी रिलेटेड। सो बाकी जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपका भी इसमें पार्टिसिपेशन हो और फोकस के साथ आप अपना प्रिपरेशन करते रहें। बाकी कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।